नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। 17 सितंबर साल में ये तारीख एक बार आती है, लेकिन जब इस दिन का रिश्ता इतिहास से जुड़ जाए, जब इसकी गूंज सिर्फ कैलेंडर के पन्नों तक सीमित न रहकर करोड़ों दिलों तक पहुंच जाए, तब तारीख नहीं रहती, कहानी बन जाती है। और 17 सितंबर की कहानी किसी आम शख्स की नहीं, उस इंसान की है जिसने अपनी तकदीर को अपने पसीने से लिखा, जिसके पास विरासत में ना दौलत थी, ना राजनीतिक शक्ति, लेकिन था तो बस अटूट हौसला, अडिग विश्वास और एक सपना भारत को बदलने का। हाँ, यही वो दिन है जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ था। गुजरात के वडनगर की उस मिट्टी में जहां सूरज की तपिश भी कुछ ज्यादा लगती थी और जिंदगी की परीक्षा भी कुछ जल्दी शुरू हो जाती थी। बचपन में एक चाय की केतली के साथ प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म दौड़ता वो नन्हा लड़का क्या जानता था कि एक दिन वही प्लेटफॉर्म उसकी लोकप्रियता की मिसाल बन जाएगा। रेल की सीटी और धुएं के बीच उसने सीखा, जिंदगी में हर कदम मेहनत से आगे बढ़ाना है। मोदी जी की कहानी वही नहीं रुकी। वो कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब एक साधारण स्वयंसेवक एक विचारधारा का वाहक बनता है, जब एक संघ प्रचारक देश की राजनीति की सबसे ऊंची सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। सन 2001 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली, तब भी आलोचनाओं की आंधी थी, लेकिन मोदी ने उस आंधी को अपनी ऊर्जा बना लिया, विकास को हथियार बनाया और गुजरात मॉडल को पहचाना। फिर आई 2014 की वो ऐतिहासिक सुबह, जब देश ने एक नई उम्मीद के साथ कहा, अब की बार मोदी सरकार। और फिर क्या हुआ, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। एक चाय वाला आज विश्व मंच पर भारत की आवाज बन चुका है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जापान से लेकर यूएई तक, नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं। विकास, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सिर्फ योजनाएं नहीं, एक सोच है जो 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ती है। आज जब मोदी जी 75वें वर्ष में कदम रख रहे हैं, तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने क्या हासिल किया, सवाल ये है कि कैसे उन्होंने हर आलोचना को अवसर में बदला, हर हार को चुनौती में बदला और हर सपने को हकीकत में। उनकी उम्र 75 है, लेकिन जोश आज भी 25 साल के युवा जैसा है। सुबह 4 बजे से दिन की शुरुआत और देर रात तक देश के लिए काम, ये सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक मशीन का जीवन है। और आज जब हम मुकद्दर से सिकंदर की ये कहानी सुनाते हैं, तो ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, ये कहानी हर उस भारतीय की है जो हालात से नहीं डरता, संघर्ष से नहीं भागता और सपने देखता है। बहुत बड़ा आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार। 17 सितंबर वो तारीख है जो तारीख खास बन चुकी है। खास इसलिए क्योंकि इस दिन उस शख्सियत का जन्म हुआ जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी, बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेची और आज भारत का सबसे ताकतवर नेता बन गया है। 75 साल की उम्र में भी जिनकी ऊर्जा, जोश और संकल्प किसी नौजवान से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। आज उनके 75वें जन्मदिन पर पेश है एक खास पेशकश, मुकद्दर से सिकंदर, जहां जानेंगे कैसे एक छोटे से गांव का बच्चा बना विश्व मंच का महानायक। गुजरात की गलियों से शुरू हुआ वो सफर जिसने भारत की तकदीर बदल दी। संघर्ष, साहस और सफलता की एक मिसाल, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 17 सितंबर 1950 गुजरात का एक छोटा सा शहर वडनगर, वहीं एक साधारण घर में जन्मे नरेंद्र मोदी। पिता थे एक छोटे से चाय दुकानदार, माती बेहद धार्मिक और अनुशासन प्रिय। घर छोटा था, सुविधाएं सीमित थी, लेकिन सपने असीमित। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए शायद वो मासूम बच्चा नहीं जानता था कि एक दिन उसकी तस्वीरें दुनिया के हर बड़े मंच पर दिखाई देगी।
शायद नहीं जानता था कि एक दिन वो न केवल भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे बल्कि विश्व पटल पर भारत की नई पहचान गढ़ेंगे। मोदी का बचपन सिर्फ आर्थिक संघर्षों से नहीं बल्कि संस्कारों से भी भरा हुआ था। वो सिर्फ चाय नहीं बेचते थे, वो लोगों से मिलते थे, उन्हें समझते थे, वहीं से जनता से जुड़ने की कला सीखी, जो आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नौजवानी में उन्होंने घर छोड़ा, संन्यास जैसा जीवन जिया, हिमालय की गुफाओं से लेकर संघ के दफ्तर तक एक साधक की तरह काम किया। कभी खुद को प्रचारक का, कभी कार्यकर्ता, पर एक चीज कभी नहीं बदली, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। 2001 में जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह नेता न सिर्फ राज्य की तस्वीर बदल देगा बल्कि पूरे देश की तकदीर भी। विकास का मॉडल बना गुजरात मॉडल, जिसने उद्योगों, बिजली, पानी और सुशासन की नई परिभाषा गढ़ी। फिर आया साल 2014, जब देश को एक नई दिशा चाहिए थी, एक नया विश्वास चाहिए था, और तब जनता ने भरोसे की एक नई मिसाल पेश की। अब की बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने न सिर्फ देश के भीतर बदलाव की लहर चलाई बल्कि भारत को एक मजबूती से खड़ा किया। स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, जन धन, आयुष्मान भारत और भी न जाने कितनी योजनाएं जो सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रही, जमीन पर भी दिखी। उनकी विदेश नीति हो, सेना के साथ खड़ा होना हो या फिर कोरोना काल में देश को संभालने की बात, हर मोर्चे पर लीडर जैसा नेतृत्व दिखाया। आज जब नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं तो उनका जीवन एक किताब है जिसमें हर पन्ना प्रेरणा देता है। एक लड़का जिसने गरीबी में जन्म लिया, जिसने संघर्षों को गले लगाया और जो आज भी सुबह 4 बजे उठकर देश के लिए सोचता है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक युग है। पीएम मोदी बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। नरेंद्र मोदी ने किशोरावस्था में ही अपने जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित करने का संकल्प लिया। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने उन्हें बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद ये धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने सीखा समय का मूल्य, समर्पण का अर्थ और नेतृत्व की बारीकियां। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी का स्कूटर चलानी नहीं आती थी, इसलिए उस दौरान भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घूमा करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1980 के दशक में बीजेपी एक उभरती हुई पार्टी थी। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और वो भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। इसके बाद 1988 से 1979 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची थी। और वहीं लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, तब उनके सामने चुनौतियां थी भूकंप की तबाही, आर्थिक अव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता। लेकिन मोदी ने हर चुनौती को अवसर में बदला। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के बारे में। फिर साल 2014 आया। गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। पूरा भारत मोदी के नाम पर वोट दे रहा था। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को पीएम का चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार से बहुमत हासिल की थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की और देश को मिला एक नया नेता।
और शुरू हुआ बदलाव का सफर। स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, हर मोर्चे पर एक नया भारत गढ़ने की कोशिश। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मोदी ने भारत की बात दमदारी से रखी। ये एक प्रधानमंत्री नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था। आपातकाल लगा दिया गया था। इमरजेंसी थोप दी गई थी। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे हैं। देश की किसी भी पीढ़ी ने संविधान की हत्या के इस पाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए। और हमें भारत के संविधान के प्रति अपने समर्पण को और मजबूती देते आगे बढ़ना चाहिए। वो हमारी प्रेरणा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने इसी लाल किले से पंच प्रण की बात कही। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान देश ने एक बार फिर जनादेश दिया और नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा। पहली बार नहीं बल्कि दोबारा भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली,
लेकिन यह कार्यकाल पहले से अलग था। इस बार मोदी के इरादे और भी ज्यादा मजबूत थे। 5 अगस्त 2019 एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई है। मोदी सरकार ने दशकों पुरानी मांग को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। 370 के बाद जो सपना मोदी सरकार ने साकार किया वो था करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक श्री राम मंदिर। और फिर आई 21वीं सदी की सबसे बड़ी आपदा कोविड-19 महामारी। पूरी दुनिया ठहर गई, लेकिन इस संकट में भी देश ने देखा एक शांत, स्थिर और सक्रिय नेता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों लोगों तक राशन पहुंचाया गया और मेड इन इंडिया वैक्सीन के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से पीछे नहीं है। इस पूरे दौर में देश में तीखी राजनीति भी देखने को मिली। विपक्ष ने कई बार केंद्र सरकार को घेरा, कभी कृषि कानूनों पर तो कभी CAA, NRC जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन हुए, सड़कें भरी, आरोप लगे, लेकिन हर तूफान के बीच एक नेता अडिग रहा, नरेंद्र मोदी। और फिर आया साल 2024, देश को फिर से चुनना था अपना नेता और जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया नरेंद्र मोदी पर। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया। पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 बार भारी बहुमत से जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ फैसले लेने वाले नेता नहीं है, वो देश को दिशा देने वाले नेता बन चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा गवाह है देश का सबसे ऐतिहासिक मंच, लाल किला। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार देश को 12 बार संबोधित किया। साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने बन गए हैं। पीएम मोदी के नाम लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड रहा है। इस साल पीएम मोदी ने लाल किले से कुल 103 मिनट लंबा भाषण दिया है। यह लाल किले से दिया गया किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा भाषण है। इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2024 में 98 मिनट का भाषण दिया था। और उस बनारस की बैठक हमारी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक निर्णायक नेता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी है। उनके साथ काम कर चुके कई नेताओं ने यह बताया कि कैसे उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बनाता है। बनारस गया था और उस बनारस की बैठक हमारी रात को 12:30 पौने 1 बजे तक चली थी। उसके बाद हम लोग जब जाने लगे तो क्रूज में बैठक थी, उसको किनारे आने में 15 मिनट लग रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी सबसे आगे खड़े हुए थे, वहीं पीछे हम लोग भी खड़े थे। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि अभी मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है। तो मैं रात में बहुत असमंजस में पड़ा थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा कि रात में 1 बजे अब कौन सा कार्यक्रम बचा है उनका। तो मैं उनसे एक बार मेरा मन में हुआ कि मैं पूछूं उनसे कि सर आपका कौन सा कार्यक्रम बचा है अभी। तो इतनी देर में वो खुद ही बोल पड़े कि यहाँ बनारस में जो बहुत सारे विकास के काम हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों को मैं देखने जाता हूँ। पहले दिन में जाता था तो लोगों को परेशानी होती थी, जाम लग जाता था, धूल उड़ती थी, लोग जाम में फंसते थे। तो मैंने तय किया है कि मैं सारे काम खत्म करने के बाद, सारे कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद रात को मैं सारे उन विकास के कामों को देखने जाता हूँ, उन प्रोजेक्टों को देखने जाता हूँ। अगले दिन हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बजे रात तक उन सारे प्रोजेक्टों का भ्रमण किया है, उनकी समीक्षा की है और 3 बजे तक 4 बजे तक उन्होंने वो आए होंगे अपने कमरे पर। फिर से 9 बजे से फिर से हमारी बैठक थी। अस्पताल का उद्घाटन हो रहा था माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से और मैं बुके लेकर उनका स्वागत करने गया तो उन्होंने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। तो मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ कि एक प्रधानमंत्री जी को मेरा जन्मदिन याद है और आज लोगों के बीच में मुझे बधाई दे रहे हैं।
और उसके बाद हर्ष और ज़्यादा हमारा बढ़ गया जब डोंगरगढ़ में 1 लाख से ज़्यादा लोग थे और वहाँ पर उन्होंने अपने उद्बोधन का शुरुआत करते हुए फिर से एक बार मुझे जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्री विष्णुदेव साय का आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई। तो मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। मेरे रायगढ़ का एक रिक्शा चलाने वाला बीमार था, एम्स में एडमिट था, तो प्रधानमंत्री राहत कोष से हमने प्रयास किया और आदरणीय मोदी जी इतने संवेदनशील कि 24 घंटे के अंदर उसके लिए 3 लाख रुपया सैंक्शन करके उनके अकाउंट में, अस्पताल एम्स के अकाउंट में उन्होंने भिजवा दिया। मैं विपक्ष का नेता था, हमारी संख्या बहुत कम थी, तो जब उन्होंने प्रभारी बने तो उन्होंने मुझसे पूछा विपक्ष के नेता हो क्या क्या करते हो, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करता हूँ और विधानसभा में सारे विषयों को रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास ये जो विषय आते हैं इसकी व्यवस्था क्या है, तो मैंने उनसे कहा कि अखबारों को और इवेंट्स को मैं नोट करता हूँ, मेरा ऑफिस है उसको नोट करता है, उसमें से महत्वपूर्ण विषय निकालता हूँ और उसी समय से अगले सत्र के लिए प्रश्न डिस्कशन, इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अपने लोगों में उसको बांटते हैं और कुछ विषय मैं उठाऊंगा, कुछ महत्व के विषय हमारे साथी उठाएंगे, इस तरीके से वो करते हैं। उनका आपका संवाद कैसे होता है, मैंने कहा संवाद तो विधानसभा के अंदर ही होता है। तो कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप एक काम करो, आप विपक्ष के नेता हैं, आप पूरे प्रदेश में सूचना दे करके पब्लिकली कि विपक्ष का नेता इतने बजे इस सर्किट हाउस में दिन भर लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनेगा और 2 दिन लगाओ, रात्रि रुको, कार्यकर्ताओं से मिलो, सबसे बातचीत करो। प्रधानमंत्री जी नोट करते हैं और देखते हैं कि मैं पानी बहुत पीता हूँ, गले में खराश रहती है, तो मुझे समय समय पे चिंता करते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि गर्म पानी पियो, फिर ध्यान आया उनको कि उससे नहीं, क्योंकि वो देखते थे मेरा गर्म पानी अलग आता था मीटिंगों में एंड ऑल, कि ध्यान आया, हुआ नहीं। और मेरी तो लगभग इस समय तक, हम शाम के समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शाम के समय तक तो मेरी आवाज लगभग निकलती नहीं थी मुंह से। फिर उन्होंने थोड़ा कहा कि आयुर्वेदिक कुछ ट्राई करो। एक दिन कोविड के दौरान, और मुझे वो दिन कभी लाइफ में भूलेगा नहीं, जुलाई का महीना था 2020, फ्राइडे था, शाम का 5 साढ़े 5 बजे का समय था। साहब बैठे थे अपने टेबल पे और अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो देश का कानून था उसके हिसाब से मैं बैठ के अपनी कुछ चर्चा कर रहा था, मार्गदर्शन ले रहा था, कुछ रिपोर्टिंग कर रहा था। हमारी मीटिंग चली लंबी और स्वाभाविक रूप से मैं पानी पीते रहा, थोड़ी गले में तकलीफ थी। सडनली प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पीयूष तुमको एक गला ठीक करना है? कहा सब ऑफ कोर्स, सबसे बड़ी चीज होगी मेरा गला ठीक हो जाएगा। लोकसभा में इनका क्वेश्चन डे होता है तो आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे फाइनेंस बिल है या बजट है या फाइनेंस बिल की रिप्लाई है, उस दिन भी प्रधानमंत्री लोकसभा में रहते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण दिनों पे रहते ही हैं। जैसे वैलिडिक्टरी देना होता है स्पीकर साहब को, उस समय रहते हैं, शुरुआत होती है सत्र की तब रहते हैं। ऐसे सभी महत्वपूर्ण अवसरों पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं। तो एक बार ऐसा ही कोई महत्वपूर्ण दिन था, फाइनेंस बिल की रिप्लाई का कोई समय था और हम लेने गए थे प्रधानमंत्री जी को। कभी कभी या ये अधिकतर मेरी ड्यूटी लगती है समझिए, तो बोला चलें, मैंने कहा चलें साहब, रिप्लाई शुरू ही होने वाला है। लेकिन जब हम एंटर करने लगे तो एक नियम बना हुआ है लोकसभा में जिसको एटिकेट कह रहे हैं, मैनर एंड एटिकेट्स। कोई नियम नहीं है, लेकिन एक हमें ये दिया जाता है कि संसद के अंदर, लोकसभा के हाउस के अंदर कैसा आचरण करना, तो उसके एटिकेट और मैनर की एक किताब है।
वो मुझे लगता है साहब ने पढ़ी होगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई सदस्य बोल रहा है तो उसको क्रॉस करके नहीं जाना। बहुत खूबसूरत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी मेरे पिता को हमेशा वो प्यार, आदर, सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान हमेशा रखा, बट हाँ, एक परिवार के सदस्य की तरह जिस तरीके से उन्होंने तब मेरे परिवार का ध्यान रखा जब मेरे पिता अस्पताल में थे। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री जी के साथ एक नया और खूबसूरत रिश्ता और एक गहरा रिश्ता हम दोनों का बना। सोचिए, देश का एक प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार आपको फोन करता और डायरेक्टली वो आपको फोन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो किसी को बोलते हैं फोन लगाने के लिए। सुबह 8:30 बजे, मतलब बिना समय आगे पीछे हुए, रोज सुबह 8:30 बजे उनका डायरेक्टली मेरे मोबाइल पर फोन आता था। ना सिर्फ मेरे पिता का हालचाल वो जानते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो फीडबैक लेकर वो मुझे बताते थे, सेकेंड ओपिनियंस लेकर। चेन्नई के डॉक्टर से बात करनी हो, एम्स के डॉक्टर से बात करनी हो, सारे डॉक्टरों से बातचीत कर उनकी क्या राय है वो जानकारी वो मुझसे साझा करते थे। एक परिवार का कोई बड़ा सदस्य अपने परिवार के लोगों की जैसे देखभाल करता है, प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही मेरे परिवार के साथ उस दौरान किया। अपने क्षेत्र की एक समस्या को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया था, विषय उनके सामने रखा और वो विषय कुछ सेकंड में ख़त्म हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने 10 मिनट का समय दिया था। मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा, बैठो एक बार कुछ बात करते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि एक सांसद होने के नाते तुम क्या काम करते हो। मैंने बताया अपने क्षेत्र के विषय में क्या काम कर रहा हूँ, अपने दल के लिए क्या काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए, और साथ ही साथ में एक नया इनिशिएटिव जो मैंने लिया था, क्योंकि मैं लिखता पढ़ता था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लिखता था, कोरा प्लेटफॉर्म पर लिखता था। मैंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम किया था जिसमें देश के हर एक प्रांत के बच्चों ने हर देश के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट, चाहे IIM होंगे, IIT होंगे, एम्स होंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होंगे, कोई भी देश का ऐसा संस्थान नहीं था इनमें से जिसका एक स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़ा हो। हमने काम किया था, मैंने उसकी चर्चा उनके सामने की। परिचय हुआ, व्यापक पैमाने पर उन्होंने प्रवास किया, और अब भी जब मैं कभी उनके पास जाता हूं तो वो किसी कार्यकर्ता के बारे में पूछ लेते कि उनका क्या हाल है। एक बार उन्होंने लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी जो पहले राजस्व मंत्री रहे थे उनके बारे में पूछ लिया, तो मैंने उनको बताया कि अब उनकी उम्र तो काफी हो गई, 100 साल के आसपास होगी। फिर उनका एक कार्यक्रम बना, जनजाति गौरव दिवस, पिछले साल की बात है, 15 नवंबर को। तो हमें लगा कि गुप्ता जी को उनसे मिलवाना चाहिए, तो मैंने उनसे अनुमति चाहिए कि लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी की उम्र 100 साल हो गई है और उनसे आपको मिलवाना चाहते, तो उनका जरूर मिलूंगा। एग्जीबिशन लगी थी, कार्यक्रम के लिए लगाते हैं, उसके पास ही कुर्सी पे उनको बैठाया था। तो हमें लगा कि ऐसे ही पूछेंगे चलते चलते क्या हाल है गुप्ता जी। लेकिन जो गुप्ता जी के पास पहुंचे माननीय मोदी जी, तो झुक के उनके चरण छुए। अभी हम लोगों के लिए एक बड़ी बात थी, प्रधानमंत्री देश के और एक बुजुर्ग कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके चरण छू रहे हैं। ये अपने आप में दिल को छू लेने वाली घटना थी। और वो वरिष्ठों के प्रति कितना आदर रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में जिनका योगदान है उनका कितना सम्मान करते हैं, इसका ये उदाहरण था। गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। 75 साल की उम्र में भी नरेंद्र मोदी की आंखों में एक सपना है, विकसित भारत का सपना। सवाल ये नहीं कि मोदी कितने साल और प्रधानमंत्री रहेंगे, सवाल यह है कि उनके विजन का भारत कैसा होगा। एक चाय वाले से लेकर विश्व नेता तक का सफर, एक ऐसी कहानी जो बताती है अगर इरादे पक्के हों तो मुकद्दर को भी झुकना पड़ता है। 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं
भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।